बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीमा किरण और आप देख रहे हैं हुंजा न्यूज़। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रेहान शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और हल्का 6 के साबिक उम्मीदवार भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो सर, आज चूँकि योम तकरीम शोहराए पाकिस्तान है, तो इस हवाले से आप कोई मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा और हुंजा न्यूज़ की तमाम टीम, आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल से चूँकि ये दिन बहुत अहम है और इसकी कुछ बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड में मेरे और आपकी इस बैकग्राउंड में जिस रियासत की बात कर रहे हैं, जिस शोहदा और गाजी की बात करें, मेरे और आपकी उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट्स है, बिल्कुल। बहुत सारी वाबस्तगियाँ हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इस योम तकरीम का तज़किरा हो रहा है। मेरा पैगाम नहीं है बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे पता है कि लोग इस पे एतराज़ करेंगे, आप कैसे पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा मेरे और आपका कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब भी हमने देखा और ताबीर भी हमने की और तामीर भी हमने की। इसलिए इस पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है। इसलिए वाबस्तगी है कि मेरे इन ज़मीनों में उन शोहदा का खून है, गाजियों का खून है। इसलिए भी ज़रूरी है कि 1 नवंबर को मेरे बुजुर्गों ने डोगरा को भगाकर रियासत पाकिस्तान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर लहाक किया। इसलिए भी मेरी वाबस्तगी है कि मैंने निशान हैदर लिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। सही। और ये कॉन्टेक्स्ट 9 तारीख से वाबस्ता है सीमा, जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं किया, ना कर सके। और पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान ने जो मुल्क में गारत की, इंतहा पसंदी के उरूज देखी, फौजियों के सर कलम किए गए, हर अदारे पे बमबारी की, उसके बाद हमने 9 नवंबर देखा था। इसलिए हमें, वरना तो रियासत को बने हुए 70 साल हो गए ना सीमा, आपको अचानक तकरीम की जरूरत क्यों पड़ी? ये इस कौम की बदनसीबी है कि 75 साल के बाद आप शोहदा की तकरीम, शोहदा को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोहतरम ठहराया, उसको कहा कि ये जब इस दुनिया से फानी कर जाते इनको जन्नत की नवीद सुनाई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, मेरी और आपकी हयात है उनसे। आपने 71 और 65 की जंग के साथ रद्द फसाद समेत कई ऑपरेशंस किए हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, शहरियों को, और आप योम तकरीम मनाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत तकलीफ है। मेरे ख्याल से आप 9 नवंबर पे बाद में आएंगे, मैं उस पे बाद में बात करूंगा। सही। और इस पे आज का सोशल मीडिया पे काफ़ी बहसबाजी भी चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है, इसमें जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कम अज़ कम इस दिन को नहीं मनाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या सीमा, कहेंगे? मेरे ख्याल से आपको 9 नवंबर तक जाना होगा। मेरे ख्याल से आपको भी पता है, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बाशऊर लोगों को पता है। आप मासूमियत में ये सवाल कर रहे हैं डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में, या इमरान खान आपके कोई भी, आपकी भी कोई थोड़ा सा वाबस्तगी, कोई थोड़ा सा नरम गोशा है उसके लिए? आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि 9 नवंबर को जीएचक्यू जब जला, आप मुझसे ये पूछते हैं कि आईएसआई के दफातर पे हमला हो गया। सर, मैं आपको मुझे ये भी बताएं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, कोर कमांडर के दफ्तर में हमला हुआ, उसके घर जलाया, आपने मुझसे वो सवाल भी नहीं पूछा। आपको ये भी पूछना चाहिए था जिना के पाकिस्तान का, जिसका बीएलए ने बलूचिस्तान में उसका घर जलाया था, आपने लाहौर में उसका घर जलाने की बात नहीं की। आपने मियानवाली में एयर बेसिस के अंदर घुसने वालों के उन दहशतगर्दों, बात सुने सीमा, आपने उनकी भी बात नहीं की। आपने ये भी नहीं कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर के उस तारीखी बिल्डिंग को इस तरह जलाया जैसे वो कोई हिंदुस्तान का कोई फौजी बैरक था। मेरे ख्याल से मुझसे ये पूछे, मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान ने कोई भी रियासत का शहरी, वो हम तो नाजायज औलाद है ना रियासत के, वो हमें मानते ही नहीं शहरी, लेकिन हम कर्जदार है क्योंकि हमने बाय चॉइस पाकिस्तान के साथ अलहाक किया है और 5वां सूबा बनना चाहते हैं इस बुनियाद पर कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को हम अपना कायद मानते हैं, फादर ऑफ नेशन है वो। तो सीमा, मुझे ये बताएं कि कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी सियासी वर्कर रियासत से 10 गिले के बावजूद कोई जीएचक्यू पर हमला कर सकता है? कोई कायद आजम के घर को जला सकता है? कोई कोर कमांडर के फौजी यूनिफॉर्म को डंडे पे जला के उसको उसकी बेहरवती कर सकता है? शेर खान, हिंदुस्तान ने कहा कि इस बहादुर फौजी को निशान हैदर दे दो जिसने हमारे लालिक जान के साथ यार आपने उसके देखो ना, वो कौमी गैरत का निशान होता है उनके, वो जो मोमेंटम्स होते हैं, और आपने उसको उठा के दरियाबुर्द किया। आपने चागी, आज हिंदुस्तान के साथ डेटरेंस के साथ मर्दानावार खड़े हैं। नवाज शरीफ ने
6 धमाके करके हिंदुस्तान को जो जवाब दिया आपने, नवाज शरीफ के जिद में चागी का वो एटमी धमाके का वो यादगार जलाया। हम इसको रियासती दुश्मनी समझते हैं। जो हिंदुस्तान नहीं कर सकी सीमा, जो टीटीपी तालिबान नहीं कर सकी, जो बीएलए नहीं कर सकी, इस इमरान खान के फितने ने इस रियासत पे यलगार की। और ये ऐसा नहीं हुआ सीमा, मुझसे मैं आपको यही बता रहा हूं, आप मुझसे सवाल ये करते हैं, आप बताएं ना 2011 से इस फितने को जबरदस्ती लाकर, बदतमीजी का तूफान बनाकर इस रियासत के अदारों को, रियासत के जिम्मेदारों को, मीर सादिक और मीर जाफर न्यूट्रल गधा होता है, जानवर होता है, ये मैंने कहा था। और फैज हमीद इसका मास्टरमाइंड, वो कोई आम आदमी तो नहीं था, फौज के अदारे का था सीमा, वो आईएसआई का चीफ था, वो मास्टरमाइंड था। 2011 से लेकर 2022 तक इन्होंने बिच्छू पाला। पाक फौज के उन लोगों ने, चंद लोगों ने बिच्छू पाला। और बिच्छू की खासियत क्या होती सीमा पता है ना आपको? वो अपनी मां को डसता है। और आज उस बिच्छू ने, वो रियासती बिच्छू जिनको पाला था, इसने अपनी मां को काटा है, तब इनको होश आया। ये रियासती अदारे, जब नवाज शरीफ, जो एटम बम का धमाका करने वाला नवाज शरीफ को कान पकड़ कर आपने बाहर फेंक दिया, ऐसे फेंका जैसे पता नहीं हिंदुस्तान का कुलभूषण यादव के साथ आपने नहीं किया, अभिनंदन के साथ आपने नहीं किया। आपने बीवी को मरवाया, आपने जरदारी को जेल में डाला, आपने मरियम नवाज जैसी, वो भी इस तरह खातून थी, आप मुझसे पूछेंगे यकीनन खवातीन के साथ होता, उसके चलो जेल में डाला, अच्छा किया बाप के सामने, क्योंकि हर बेटी, आप भी अपने बाप की कमजोरी है। आखिरी बात करके आपको सवाल दे रहा हूं, मुझे ये बताएं कि मरियम बीबी के घर में घुसे, होटल के कमरे में घुसे जहां उसका और उसका शौहर बैठा हुआ था, दरवाजा तोड़ के घुसे, उस वक्त ये यूथियों को, इमरानों को, ये मैं आपको बता दूं सीमा, ये जमात तहरीक इंसाफ आरएसएस है और इमरान खान बाल ठाकरे हैं। सर, आप खवातीन की अजमत की बात करें तो हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे देखा, खबरों में आपने भी देखा होगा कि खवातीन के साथ किस तरह सलूक किया गया, किस तरह उनको घसीटा गया, और शीरी मजारी के साथ क्या हुआ, इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं सीमा, देखिए मेरी 4 बेटियां हैं और माशाल्लाह हर एक की तरह मैं भी अपनी माँ का पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ मेरी बात सुन ले, उस मरियम बीबी भी खातून थी, इसी तरह किसी की बेटी थी। क्या आप लोगों को याद नहीं आया सर, जो आप लोगों के साथ हुआ तब वो किसी और पार्टी की खवातीन के साथ क्यों हो? मेरी बात सुन ले, उस मरियम बीबी के घर पे जब रेड हुआ, बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करके, मतलब वो पर्दादारी वाली बातें भी उसने मीडिया में किया। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायल हूं, बेटी की अजमत एक औरत के नाते शरई तौर पर जो वाजिब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो क्या सीमा आप भी जाके कोर कमांडर के दफ्तर में घुस के, और आज तो वीडियो आ गई, ऑडियो लीक्स आ गई, फिर भी मैं कहता हूं वो औरत है, मेरी बेटी की तरह है, हमारे लिए उसका एहतराम करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उन दहशतगर्दों के सफ में उनको खड़ा करना चाहिए। इनको आप माफी देना चाहिए और इनसे तौबा इस्तगफार पढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ बोले, उनका झंडा जलाए, किसी पार्टी का झंडा जलाए, पाकिस्तान की रियासत पे हमला सीमा, कोई बेटी करे, बाप करे, उसको दुश्मन डिक्लेयर करना होता। लेकिन बहैसियत एक शरई तौर पर मुसलमान औलाद के नाते मैं समझता हूं कि मरियम बीबी के साथ जो जुल्म किया है, आज ये जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के खिलाफ। इनको आप माफी दे दो, इनसे तौबा इस्तगफार पढ़वाओ। नवाज शरीफ को गाली का नहीं, रियासत पे हमले का माफी होना चाहिए अगर ये माफी मांगते हैं। और नहीं, ये इमरान नियाजी के ट्रेंड लोग हैं और ये मुनज़्ज़म तरीके से प्लान के तहत आए। और औरतें, मेरी बेटियां आगे आगे होते, अगर उनको नदामत है तो या तो पार्टी छोड़ दे, या अब रियासती अदारों से, हुकूमत से, पाकिस्तान के शहीदों के खून से माजरत करे। और मैं रियासत से दरख्वास्त गुजार हूँ इन माँ बहन बेटियों के लिए हम माफी का ऐलान। सही, ये वफाकी सियासी बातें हैं। तो हम आते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो जो विफाक में जिस वक्त जो सूरत हाल है, उसके कुछ असरात गिलगित बल्तिस्तान के सियासत और यहाँ इस पर कोई फर्क पड़ सकता है? आपको सवाल में मैंने कहा ना, थोड़ा सा नरमी बरतते, कुछ असरात क्यों होना चाहिए। आपने सीमा हुंजा में बैठी हैं आप, यहां पे 2 लाशें गिरी, रियासती बंदूक से रियासती स्टार वाले टोपी वाले ने ऐसे भून दिया, छलनी कर दिया बाप बेटे को, और वो भी मुतासरीन 25,000 के चेक वाले। उसके बाद 384 अफराद को हमारे जेटी से गुजारा, 3rd डिग्री का टॉर्चर किया। हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7 साथियों ने, ओहदेदारों ने, हमने 10-10 साल की कैद गुजारी। हम पे उम्र भर के कैदों का और हमारे दीगर साथियों का, जो सियासी जमात के लोग थे, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे क्या था रद्द अमल था। तो मुझे बताएं, गिलगित शहर में 9 मई को ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे का नारा,
یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اگر ہنزا کا کوئی بیٹا یا پی ایم ایل این کا کوئی آدمی یا کوئی پیپلز پارٹی کا کرتا اس کا گردن کٹ چکا ہوتا. ہم تو اپنے حق کے لیے بات کرتے ہمیں مارتے ہیں. گلگت شہر میں یہ لگا, یہ جوٹیال کے نیچے سے گزرتے ہوئے موب نے لگایا, ان کو ایڈوائزر بنایا گیا, ان کو معاون خصوصی لگایا گیا, انعام دیا گیا. پھر اس وزیر اعلیٰ بزدار 3 کا اس کا ذرا حرکتیں دیکھو, یہ ریاست کے ساتھ ٹکرایا گیا, ہمارے فوج کے ساتھ نہیں, ہمارے فوجیوں کو نہیں, پولیس کو لے کے آپ نے رینجر کے ساتھ جھگڑا شروع کیا. عمران ڈو بن کر آپ نے عمران خان کے لیے دفاع کے لیے ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. آپ 9 تاریخ کو عدالت میں لڑ رہے تھے, اس کو کیوں آپ نے رکھا ہے اس طرح آزاد؟ پھر ریحان شاہ کو مت کہنا اگر میں غلطی کروں یا جان بوجھ کے کروں, یا ریحان شاہ جیسے گلگت بلتستان کے کسی بیٹے کے اوپر بھی آپ کا انگلی نہیں چڑھے گا. ہاں غلطی ہو سکتی ہے کارکن سے, کیونکہ کارکن کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو چارج کرتے ہیں. کارکن پہ ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی گلگت بلتستان میں معافی ہو. لیکن وزیر اعلیٰ, اور میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ وزیر اعلیٰ اکیلا ہے, اس کے ساتھ جتنے فوج ظفر موج ہے, ایڈوائزرز اور منسٹرز کی, شمشال کے روڈ پر کلی اتنا نہیں ہے جتنا اس کے ایڈوائزر لگے, اور 14 لگایا. اور 14 میں سے بھی کون ہے جنہوں نے شاید زندگی میں باپ کے پینشن, فوجی پینشن پہ گزارا کرنے والے اور فوج کو گالی دیتا ہے. تو سیما اس حکومت کا اور اسپیشلی وزیر اعلیٰ کا کان پکڑ کے اس کو وزارت اعلیٰ کے دفتر سے اور ہاؤس سے اگر باہر نہیں پھینکے گا تو ریاست کی شکست ہے. ہم سیاسی جدوجہد کے لوگ ہیں. حافظ حفیظ الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نے ہمیں سکھایا کہ جمہوری طرز پہ کرو, ریاست پہ یلغار نہیں کرو. آپ کی ایک ریڈ لائن ہے, ایک سرخ لائن ہے. ہمیں بتایا گیا کہ آپ گلگت بلتستان کی زمین کے لیے جنگ لڑو, آپ اپنے ہنزا کی خاک کے لیے, یہ ماں ہے آپ کی اور پاکستان آپ کی ماں ہے. اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کرو. ہمارے فوج سے 10,000 گلے ہیں سیما, میرے اور میری پارٹی کے 10,000 گلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہنزا کے نوجوانوں کو ذہنی مریض بنایا تو ایس سی او نے بنایا ہے. وہ انٹرنیٹ نہیں دیتی ہے. یہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ادارہ ہے. کیا 3 نوجوان ہنزا کے نوجوان بیٹے شہید نہیں ہوئے ایف ڈبلیو کی وجہ سے؟ یہ ذیلی ادارہ ہے. یہ میرا حق ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ حسن آباد میں جا کے بم پھینکوں, پیٹرول بم پھینکوں, یہ دہشت گردی ہے. احتجاج میرا حق ہے. میں کسی کو, وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو, یا کسی ایسے ادارے کو میں مقدس گائے نہیں سمجھتا. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ریڈ لائن عبور کروں. ریاست یار گھر کی لونڈی ہے تمہاری, تم اتنے مقدس آ گئے. عمران خان چوری 60 ارب روپے کی چوری کی ہے تم نے, 60 ارب کی چوری کر اور تمہیں گرفتار کیا, تم نے پاکستان جلایا. ریاستی ادارے سن لے, نہ تو اپنے گود میں ایسے پالتو کتے پالو اور نہ ہی کسی شریف انسان کو وزیر اعظم ہاؤس سے یا کسی سیاسی کارکن کے خلاف انتقامی کارروائی, پھر انجام اس سے بدتر ہوگا. سر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. آپ نے جس طرح کوآرڈینیٹرز کی بات کی, جو ایڈوائزرز کی بات کی, جو حال ہی میں جو جن کی سلیکشن ہوئی ہے, تو آپ کو ماضی میں بڑے گلے شکوے تھے پی ٹی آئی سے کہ وہ ہنزا کو کوئی عہدہ نہیں دے رہے. تو ابھی جو ہے رجا شہباز صاحب کو اس وقت عہدہ دیا گیا, اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ آپ نے بڑے ہار پہنا کے بڑے پوسٹ لگایا آپ نے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے, وہ جب آپ سوال کرو ان کا کلیجہ جل رہا ہوگا. اور الچیملو والے تو ویسے خام وخا کے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ہے نا. دیا نور محمد ہے. نور محمد تو سیاسی طور پر اس کا انتقال فرما چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 5,000 ووٹ کے ساتھ اس کی سیاست دفن ہے. اس کے ساتھ الچین والے. یہ سوال کرنے سے پہلے میں صرف سیما آپ کے وساطت سے, کرنل عبید اللہ بیگ, کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ, جو خود کو کہتے مجھے میں آیا نہیں ہوں, مجھے لایا گیا ہے. آج آپ کے نیازی نے فوج کے جی ایچ کیو پہ, آئی ایس آئی کے سینٹر پہ, ایئر بیس پہ کوئی فوجی کا ادارہ نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے مسلح الغار. اپنا پوزیشن واضح کرو, ریاست کے ساتھ کھڑے ہو یا عمران خان کے ساتھ. اب آتے ہیں راجہ صاحب. راجہ صاحب بڑا تیز آدمی ہے. نجیب اللہ کہتا ہے میرا نام تو ٹاپ میں ہے. نجیب اللہ خان پھنس ہوگا میرا دوست. عزیز احمد تو کہتا ہے میرے تو پتہ نہیں منٹو چنٹو پنٹو کا نام لیتا ہے, کوکی پنکی کا. عمران خان کے گھر سے میرے تعلق, مجھے تو کل بناتے ہیں. عرفان منا تو ادھر, یہ الچین والوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا. آپ ان سے پوچھیں. میں ان کے پاس گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کے لیے یہ جو معاون خصوصی ہے وہ 14 نہیں 24 ہونا چاہیے. ریاستی بیوروکریسی کے لوگ ان کی بیگمات تک کروزنگ گاڑی چلاتے ہیں. اگر میرے کسی سیاسی جماعت کے کارکن کو اگر 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتا ہے اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن ہنزا کے یوتیوں کا اور جو عمران خان کے بنی گالا اور زمان پارک کے چوکیدار ہے
तुम्हारी औकात तुम्हारे वज़ीर आला के सामने हमें नजर आया। ना तुम घर के डेवलपमेंट करा सके, ना हुंजा की बका के लिए कोई लड़ सके, आप चोरी में रह गए। वहां पे आपने बनी कोर कमांडर के दफ्तर में घुस के आपने स्ट्रॉबेरी और वहां पे आपने कोरमा चोरी किया, ऊपर डंडे खाए, और इधर मावन खसूसी भी आप नहीं बने। तो आपके साथ हमारी दिल्ली ताज़ियत, लेकिन दुआ है कि आप कोई नया वज़ीर आला जब गिलगित बल्तिस्तान में आया उसकी ज़रा चमचेगिरी करो, हुंजा की तरक्की से तो आपके होनी नहीं। अच्छा, तो सर इस वक्त जो पीटीआई की जो सूरत हाल है, उनके जो कारकुनान है वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं, और आपके मुताबिक जो फौज के करीब तरीन लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और हुंजे की बात करें तो कर्नल साहब आपके नज़दीक फौज के करीब तरीन है, तो आप क्या देखते हैं उनका फ्यूचर? वो भी पार्टी जो है मुस्तकबिल में छोड़ सकते हैं? सीमा देखे ना, वो करीब तरीन नहीं है, वो फौज का आदमी है। देखो ना, रेहान शाह करीब तरीन हो सकता, क्योंकि ना मैं सूबेदार हूँ, ना लांस नाइक हूँ, ना रिटायर हूँ, ना कोई फलान हूँ, ना बस्तान हूँ। हो भाई, वो फौज का पेंशन खाता है, और उसकी तनख्वाह से ज्यादा वो फौज का पेंशन खाता है। मतलब वो लाए गए थे? देखे ना, वो तो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर ना के इनके कैंपेन चलाया गिलगित बल्तिस्तान में। तो कर्नल साहब को फैसला करना है। फिर सीमा, मेरे ख्याल से मैं हमेशा अपने तमाम इंटरव्यूज में अक्सर कहता हूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तो अब तो वो रियासत के साथ टकरा गया ना, पहले वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक से टकरा रहा था। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि इसकी पार्टी के अंदर एक रिफ्ट है। अब तो वाजिब हो गया, अब तो अगर मैं इसके बदले में किसी एस्टेब्लिशमेंट या अच्छे पोजीशन में होता, मैं इसको माइनस कर लेता, क्योंकि इसके माइनस का वाजिब हो गया। देखे ना सीमा, ये तो दुनियादारी में मैं अगर रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करूं और रियासत के सबसे बड़े जमादार कुर्सी पे भी आपको रखूं, फिर तो हर कोई, आप भी कल आप ये खवातीन जो हमला कर रहे थे, आपको सीमा छोड़े, आप भी माइक लेके किसी फोर्स कमांडर के गिलगित वाले दफ्तर में घुस लात मारेंगे, इसको शीशा तोड़ेंगे और कहेंगे इन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आउट हो रहे हैं, और उसमें तमाम सियासी जमात जमहूरी तर्ज पे इसको हटाना चाहते हैं, कोई गैर जमहूरी तरीके से नहीं होता है। आज तो मुझे हैरत हुई जब आपका ये ऑन एयर आ रहा होगा, तो आज हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने शायद हड़ताल की, जिस वजह से भी किया तो ये बच गया। ये जाली डिग्री लेके लंदन से बैरिस्टर बना हुआ है, हायर एजुकेशन ने तो उसके शनाख्ती कार्ड बंद किया है। तो मेरे ख्याल में रियासत के टकराने के बाद हमें आज पता चला ये तो नकली आदमी भी है, गिलगित बल्तिस्तान के नकली डिग्री होल्डर है, नकली वज़ीर आज़म है। अब तो अदालत से आउट होगा, तो पीटीआई अपनी कोई अंदरून खाना वैसे भी ग्रुपिंग में है। तो मैं अपडेट इसलिए नहीं हूँ, वरना मैं नाम लेता हूँ। सुना है कि मनवा साहब हो गया, राजा आजम साहब हो गया, बल्तिस्तान की एक लॉबी खड़ी है, पीएमएलएन इस हवाले से बहुत कीनली नजर इन चीज़ों को देख रही है, और वो ये बात समझती है कि जो 9 मई का वाक़या है, उसके बाद जो पाकिस्तान में रियासती अदारों के ऊपर हमला हुआ है, हम इसको दहशतगर्दी समझते हैं, रियासत पर हमला समझते हैं, और रियासत पर हमला करने वालों के तर्ज में उस नज़र से इनको देखना चाहिए। बाकी सियासी जमात, सियासी कारकुन जो जमहूरी तर्ज पे जदोजहद करते हैं, उनकी अगर कोई गलती भी करते हैं उनके लिए माफ़ी होना चाहिए। हम सियासी वर्कर हैं, हम जदोजहद करते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन उनके जो कल्प्रिट्स हैं, जो सरबराह हैं, जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उनको ला के इस तरह काम करवाते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला सर फहरिस्त है, और उसके लिए मेरे ख्याल से मिर्च मसाले के साथ अच्छा इलाज हो रहा है। और हकीम राना सनाउल्लाह साहब खुसूसी तौर पर हाफिज हफीजुर रहमान से मिले हैं, तो मेरे ख्याल से इसका भरपूर इलाज जो पीटीआई के रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब लोगों के साथ हुआ है, वज़ीर आला साहब के साथ भी सनाउल्लाह साहब का, हकीम सनाउल्लाह का इलाज इसके लिए इंशाल्लाह होगा, और आप देखेंगे कि एक अच्छा माहौल में तब्दीली आएगी। और हम नहीं समझते कि मुल्क तकलीफ के हालात में है, और एक मुनज़्ज़म साजिश के अंदर जो वज़ीर आला जाने से पहले अवाम और हुकूमत के दरमियान अपनी पीटीआई के खिलाफ वो गंदम के रेट को बनाना चाहते हैं, वो कटौती करके। देखिए ना, आप कहते हैं पैसे नहीं है, 14 लाख बोरी का हिसाब किताब तो दे, आप कौम के सामने दे दें, मुझे तो नहीं दे देंगे। आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जिम्मेदारों के साथ बैठ के आप बताएं 14 लाख कहाँ खर्च हुआ। आप ये बताएं कि आपने बनी गाला की चौकीदारी के लिए रियासत की पूरी मशीनरी की, वो कहाँ से पैसे आया। आप ये बताएं कि 8 लाख में आपने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जज की भर्ती के लिए जो आपने पैसे खर्च किया 7 करोड़, वो कहाँ से आया। आपने फिर इस हायर एजुकेशन के खिलाफ मुख्तलिफ लॉबीज को हंट किया हुआ है, उनके लिए आपने 3 करोड़ रुपए कैसे दिया। आप उनसे पूछें कि गिलगित में बाजोड़ के एक एमपी और एमएनए के जरिए आपने वहां जले हुए दुकानों का पैसा दिया, 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 77 लाख रुपए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम घर के अफराद
جن کے گھر دکان جلی ہے اونزا میں بھی جلی ہیں, ان کو آپ نے 10 روپے نہیں دیا. تو یہ سوالات ایسے ہیں جو اس نے ریاست کے پیسے کو اپنی ذاتی انا پی ٹی آئی کے پنجاب بنیگالہ اور زمان پارک کے چوکیداروں کے لیے استعمال کیا, اور یہاں کے یوتیے بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکے. میرے خیال سے حساب بھی ہوگا, اور یہ بندہ مجھے لگتا ہے جھالا سازی کے کیس میں کسی اچھے گلگت بلتستان کے منور جیل میں کوئی اچھا سا میرے خیال سے بیرک اس کے لیے تیار کیا ہوگا, یہ وہاں ہوگا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد جی بی اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اور کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو 1993 کا جو گورننس آرڈر ہے اس میں پروویژنز ہیں گورنمنٹ کی تبدیلی کا, جس میں عدم اعتماد بھی ہے. اور میرے خیال سے جس طرح گورنر سعید مہدی شاہ صاحب اور خورشید شاہ صاحب نہیں بلکہ خورشید صاحب جعلی ڈگری والا, ان کی جو رومانس چل رہی ہے نا گورنمنٹ کو بچانے کے لیے, جو رومانس ہے اس میں دونوں جا رہے ہیں. اور جب وہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کوئی تبدیلی کے 10 دروازے ہیں حکومت کے پاس بھی, قانون کے پاس بھی, اور کوئی بھی دروازہ کوئی بھی قانون کا سہارا لے کے, وہ تو 2 منٹ کی بات ہے. ورنہ اگر زیادہ تکلیف ہو گیا تو کانا منسٹری کے ایک سیکشن آفسر میں, یہ تو سیکشن آفسر کے نیچے آتا ہے, ایک آرڈر نکلے گا, یہ سارے گھر جائیں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ارلی انتخابات ہو, اس فتنہ نیازی کے باقیات سے اس علاقے کو, اس عوام کو, اس نوجوانوں کو اس شر سے محفوظ کیا جائے, عوام کے حقیقی نمائندہ آ جائیں جو اس علاقے کے مشکل حالات میں, پاکستان کے مشکل حالات میں بھی عوام کی خدمت کر سکے. تو سیما میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہوگا. میں شیخ رشید کی طرف بڑا پریڈکٹ تو نہیں کرتا, میری ایک چھوٹی حیثیت ہے, لیکن 30 تاریخ سے 5 تاریخ تک آپ کو گلگت بلتستان سے اس فتنے کے باقیات کی صفائی مہم, صفائی مہم جو بلدیہ کے ملازمین کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو واضح نظر آئے گا. چلے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں دی اجازت, اللہ حافظ.